हेलो एवरीवन। आज की कहानी है विश्वासघात। एक कर्कश आवाज मीरा जी के कानों में पड़ती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनकी बहू रीमा की है। मम्मी जी, आंखों पर इतना बड़ा चश्मा लगा रखा है, फिर भी आपको दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ कुर्सी के पास फर्श पर कप से पानी फैला पड़ा है। अभी मेरा पैर फिसल जाता तो? मीरा जी पार्टी को देखते हुए बहू को कुछ बोलने से पहले उससे सवाल पूछी, बहू ये कैसी पार्टी रखी है तुमने? मुझे तो लग रहा है बेटे का प्रमोशन हुआ है तो उसकी पार्टी में तुम पहले कुछ पूजा पाठ रखोगी, उसके बाद अपनी सहेलियों को और आस पड़ोस के लोगों को बुला करके खाना पीना दे दोगी। लेकिन इस पार्टी में तो ना मुझे कोई ढंग दिख रहा है ना ही तरीका। लोगों ने कैसे उलूल जुलूल तरीके से कपड़े पहने हुए हैं। रीमा गुस्से में कहती है, मम्मी जी यह कोई गांव नहीं है जहां पर लोग सारे लपेट कर आएंगे। यह बेंगलोर जैसा मॉडर्न शहर है, यहाँ पर लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और आप मेरा मुंह मत देखिए, रसोई में से पोछा लेकर आइए और इस पानी को साफ कर दीजिए, कोई न कोई इस पर फिसल कर गिर जाएगा। रीमा जी नम स्वर में बोली, बहू मैं साफ करूं? आप नहीं तो कौन करेगा इसे साफ? छोड़िए यह खाने की प्लेट और पहले इसे साफ करिए। दिखाई नहीं दे रहा सारे मेहमान अभी यहीं पर हैं और उनकी देख रेख करने के बजाय आप खुद ही खाने लग गए। क्या यही संस्कार है आपके? रीमा जी ने नम आंखों से बोला, बहू कल मेरा निर्जल व्रत था और आज सुबह से काम में लगी हुई हूँ और अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है और व्रत भी खोलने का समय हो गया था, इसलिए सोचा कि कुछ खा लूं। उनकी बात को बीच में ही काटती हुई रीमा बोली, जाइए मम्मी जी, पहले मेहमानों को जाकर देखिए, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए और ये पानी भी साफ कर दीजिए। मीरा जी अभी तक एक भी निवाला मुंह में नहीं डाल पाई थी। बहू ने उनके हाथ से खाने की प्लेट छीन ली, लेकिन अब भूख के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे। उन्होंने पहले फर्श पर पानी साफ किया। मीरा जी कभी खाने की प्लेट लेकर तो कभी पानी लेकर मेहमानों के आगे पीछे दौड़ती। आज श्याम जी को याद करके मीरा जी की आंखों में बार बार आंसू आ जा रहे हैं। श्याम जी ने कभी उनके आत्मसम्मान को झुकने नहीं दिया, खुद से ज्यादा मीरा जी का मान सम्मान करते थे। मीरा जी इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि अचानक एक आवाज सुनाई देती है, अरे यार ये कैसी बोरिंग पार्टी रखी है रीमा ने, हम लोग तो चलते हैं, हमारे बच्चे बोर हो रहे हैं। रीमा की एक सहेली बोली। रीमा अपनी सास से बोली, मम्मी जी आपने कहा था ना कि बच्चों के मनोरंजन के लिए बाहर से किसी जोकर या कोई एंटरटेनमेंट का इंतजाम कर देंगे, वो अभी तक क्यों नहीं आया? मीरा जी बोली, बहू सुबह से इतने काम थे तो याद ही नहीं रहा। रीमा गुस्से में बोली, तो अब इन बच्चों का मनोरंजन कौन करेगा? ऐसा करिए, जो सुबह मैंने आपको एक ड्रेस लाकर दिया था आप वही पहनकर बच्चों का मन बहलाइए, गांव के खेल खिलाकर बच्चों का मनोरंजन करिए। मैंने सुबह आपको जो ड्रेस लाकर दी थी उस ड्रेस को और मुखौटे को पहन लीजिए, बच्चे आपको ही जोकर समझकर एंजॉय कर लेंगे। आपके बेटे की सफलता की इतनी बड़ी पार्टी है तो कोई निराश नहीं लौटना चाहिए। मीरा जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप वह ड्रेस यह सोचकर पहन ली कि बच्चे से कौन सा बुरा मानना, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इसलिए मीरा जी अपने आंसू पोंछे और वह भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई। कभी उनको मदारी वाला नाच करके दिखाती तो कभी मोर की तरह नाच कर खुश करती तो कभी जंगली जानवरों की आवाज निकालकर बच्चों को खुश करती। तभी मीरा जी की नजर पार्टी में मौजूद उन लोगों पर गई जो उन पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। सब उन्हें जोकर समझ रहे थे, यहाँ तक कि बेटे बहू भी अपनी माँ का अपमान करने से पीछे नहीं हटे। मीरा जी के मास्क के पीछे छुपे चेहरे पर आंसू झरझर बह रहे थे। कुछ देर बाद सब लोग जा चुके थे, लेकिन आज इतना अपमान होने के बाद मीरा जी की भूख अब मर चुकी थी। वह कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई। निर्जल व्रत के कारण उनकी तबीयत भी काफी खराब हो चुकी थी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। एक दिन मीरा जी बाजार से लौटी तो देखा उनका सामान घर के बाहर वाले आंगन में रखा था और सभी कमरों के ताले लगे हुए थे, तो उन्हें थोड़ी घबराहट हुई। फिर मीरा जी रसोई में सामान रखने के लिए गई तो देखा कि किचन का भी ताला लगा हुआ है। उन्होंने घबराते हुए एक पड़ोसी से पूछा,
बहन, मेरे बहू बेटे कहाँ है? कहाँ गए हैं? उन्हें देखा है क्या? नहीं मीरा बहन, पता नहीं। आपकी जाने के कुछ ही देर बाद वह सारा सामान लेकर निकल गए। यह सुनकर मीरा जी लड़खड़ाते कदमों से वही दरवाजे पर धम से गिर पड़ी। उनके हाथ से सामान का थैला छूटकर नीचे गिर पड़ा और एक एक करके सारा सामान पूरे गलियारे में फैल चुका था। वह अब कहाँ जाएंगी? करीब 1 घंटे तक वह पत्थर की मूर्ति की तरह वही दरवाजे पर बैठी रही। इस अनजान शहर में लोग एक दूसरे की मदद करना तो दूर, आपस में बोलना भी पसंद नहीं करते। ऐसे में मीरा जी किससे मदद मांगती? उनके पास तो पैसे भी नहीं थे कि वह अपने पति के पास वापस जा सके। धीरे धीरे मीरा जी ने बड़ी हिम्मत के साथ खुद को संभाला। वही वह 2 घरों में काम करके अपना पेट भर लेती और रात को घर के बाहर वाले आंगन में जमीन पर ही सो जाती। ऐसे ही करीब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन बहू बेटे लौटकर अभी तक नहीं आए थे। बेटे की विश्वासघात से और काम करते करते वह धीरे बीमार रहने लगी और हालत यह हो गई कि एक दिन वह उठ नहीं पाई। 2-3 भले आदमी ने उनके ऐसी हालत पे तरस खाकर एक वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया, जहां उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया और कुछ ही दिनों बाद उन्हें किसी दूसरे आश्रम में भेज दिया गया। और इधर श्याम जी अपने बेटे और बहू के पास बेंगलोर में मिलने आए। बहुत दिनों से उनकी पत्नी बेंगलोर में अपने बहू बेटों के पास है, अपना इलाज करवा रही थी। उनको अपने बहू बेटों के पास रहते रहते पूरे 10 महीने गुजर गए हैं। श्याम जी तब तक अपने गांव में ही रह रहे थे कि चलो अब मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, तब मैं उसको बहू बेटी के घर से लेकर आऊंगा। मैं साथ में नहीं जा सकता था क्योंकि मेरी नौकरी थी। हालांकि 1 साल बाद ही मेरा रिटायरमेंट है, लेकिन तब तक मैं इतने दिनों की छुट्टी नहीं ले सकता था। बेंगलोर आने के साथ ही उनका एक मित्र जो कि गांव का ही था, वो यही के एक वृद्ध आश्रम में रहते थे। अपने मित्र से मिलने के लिए वो वृद्ध आश्रम पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कुछ नज़ारा देखते हैं उसे देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ पर कुछ लोगों को खाना बांटने गए तो कोने में बैठी उन्हें एक महिला दिखी। उन्हें देखते ही श्याम जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। श्याम जी ने वहाँ के मैनेजर से पूछा तो मैनेजर ने कहा, पता नहीं श्याम जी बेचारी कौन है, बड़ी दुखियारी लग रही है। बता रही थी कि उसके बेटे बहू उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अभी 15 दिन पहले ही एक आदमी बेहोशी की हालत में इन्हें यहाँ लेकर छोड़ गया था। जब देखो बेचारी अपने पति को याद करके बस रोती रहती है। यह सुनकर श्याम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ श्याम जी, आप उस औरत को जानते हैं? श्याम जी कपकपाते हुए बोले, हाँ मैनेजर साहब, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है मेरा उस औरत से। वह मेरी पत्नी मीरा है, मेरी जीवन संगिनी। यह सुनकर मैनेजर भी हैरान रह गए। श्याम जी मीरा जी के नजदीक पहुँचे तो सामने पति को देखकर मीरा जी फूट फूट कर रोने लगी। श्याम जी ने मीरा जी को गले से लगा लिया। मीरा, यह सब कैसे हुआ? तुम तो अपने बेटे बहू के पास गई थी, तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गई? मीरा जी बस रोए जा रही थी। उनके बीते हुए कल के चलचित्र उनके आंखों के सामने घूमने लगे। उन्हें वह दिन याद आता है जब उनके पति ने उनसे कहा था, मीरा तुम्हें हृदय संबंधी समस्याएं होती रहती है, ठीक ही नहीं हो रहा है और यहाँ की दवाई तुम पर असर नहीं कर रही है। मुझे डर है कि कहीं कुछ ज्यादा न हो जाए। तुम्हें अब बेंगलोर जाकर दिखा लेना चाहिए। हमारे बेटे बहू भी तुम्हें कब से बेंगलोर आने के लिए बोल रहे हैं कि आ जाओ इधर, हम तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाकर इलाज करा देंगे। दुनिया भर के लोग वहां जाकर इलाज करवाते हैं। किसी बात की अगर दिक्कत हो तो बेटा तो पहले से ही उस शहर में रहता है, सोचने वाली बात ही नहीं है। श्याम जी अपनी पत्नी मीरा से कहते हैं। मीरा बोली, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको यहाँ यूपी में अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? अभी आपकी नौकरी को 1 साल बचा हुआ है और फिर वहाँ बहू भी नौकरी करती है। मैं किसके साथ बात करूँगी? बहू के साथ तो मैं शादी के बाद 4 दिन भी नहीं रही, न जाने उसका स्वभाव कैसा होगा। क्या बात करूंगी? तुम चिंता मत करो मीरा, अगर बेटा अच्छा हो तो फिर बहू कैसी भी हो दिक्कत नहीं होगी। दोनों आपस में बात करती रहना। तभी उनके बेटे रवि का फोन आया। श्याम जी ने माँ की तबीयत के बारे में बताया तो रवि बोला, पापा मैंने कभी यहाँ आने से आप लोगों को मना किया है क्या? मैं तो कई बार मम्मी को बुला चुका हूँ कि आ जाओ यहाँ दिखा देता हूँ,
पर वह है कि आपको छोड़कर आना ही नहीं चाहती। लोग तो यही सोचते होंगे कि बेटा ध्यान नहीं देता। मम्मी पत्नी का फर्ज तो बखूबी निभा रही है, परंतु एक माँ और सास का फर्ज भी उन्हें निभाना चाहिए। श्याम जी ने मीरा जी को बहुत समझाया और उन्हें बेटे के पास शहर भेज दिया। माँ को दिखाकर दवाइयाँ दिलवाकर रवि बोला, माँ आपको यहाँ अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मेरे पास समय है और ना ही रीमा के पास। हम दोनों ऑफिस जाते हैं। अब आप आई हैं तो यह किराए का मकान भी घर जैसा लग रहा है, वरना शहर में अपना मकान लेना भी मेरा एक सपना है, जो लगता है सपना ही रह जाएगा। तब मीरा जी बोली, अरे बेटा, भगवान करे तुम्हारे सारे सपने पूरे हो और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रह लूंगी। मीरा जी बेटे बहू के पास रह तो रही हैं, पर उन्हें श्याम जी की चिंता लगी रहती थी। पति की खुशी के लिए दूरी भी सहने को तैयार थी। घर में रीमा कुछ करती तो नहीं, पर अपनी मीठी मीठी बातों से मीरा जी को बहला फुसला कर घर के सारे काम करवा लेती थी। उन्हें भी लगता था कि बहू बहुत अच्छी है। एक रोज रीमा बोली, मम्मी जी आपके बेटे का प्रमोशन हुआ है, उसकी पार्टी देना चाहते हैं। हमने आज तक कभी किसी दोस्त को यहाँ नहीं बुलाया। क्या करे, किराए का मकान है, इतना छोटा है कि अभी कुछ कर नहीं पाए। अब आप आ गई है तो सोच रहे हैं कि छोटी सी पार्टी रख ही ली जाए, सबको बुलाएं और आपसे मिलवाएं। आपको कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? मीरा जी हंसकर बोली, अरे नहीं बहू, मैं तो पूरे दिन घर में अकेली ही बैठी रहती हूँ। घर में कोई आएगा तो चहल पहल होगी। रीमा बोली, पर मम्मी जी यह तो सोचिए, 20-25 लोगों का खाना बनाना कितना मुश्किल है, और अगर होटल से मंगवाते हैं तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। मीरा जी बोली, अरे नहीं नहीं बहू, अपने जमाने में तो मैं इतने लोगों का खाना बनाती थी। हमारा संयुक्त परिवार था। वह तो तुम्हारे ससुर जी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी लग गई और मुझे लेकर यूपी आकर रहने लगे। मैं इतने लोगों का खाना तो आराम से बना सकती हूँ। रीमा मुस्कुराने लगी और मीरा जी रसोई में जाकर रोजमर्रा के काम करने लगी। रवि धीरे से बोला, रीमा, ऐसा न हो कि इतना सारा काम करने से माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए और तुम्हारे कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अस्पताल और दवाइयों में पैसा खर्च हो जाए। रीमा बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी हम कौन सा उन्हें दोबारा डॉक्टर के पास ले जाएंगे। छोटी मोटी दवाइयाँ मेडिकल से लाकर दे दूंगी, कुछ नहीं होगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। 2 दिन के बाद छुट्टी का दिन था। करीब 25 लोग आने वाले थे। मीरा जी सुबह से ही रसोई में लगी पड़ी थी। उनका एक दिन पहले व्रत भी था और उधर रीमा आराम से चैन की नींद सो रही थी। रसोई से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई तो रवि भी आकर बोला, माँ थोड़ा आवाज कम करो, रीमा सो रही है। हफ्ते में एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है बेचारी को, उस दिन भी आप खटपट कर रही हैं। अगर आपसे काम नहीं होता है, आपने हाँ क्यों किया? मीरा जी बोली, बेटा माफ करो, अब आराम से काम करूंगी, अब कोई आवाज नहीं आएगी, जाओ तुम सो जाओ। मीरा जी सोचने लगी, मैं तो बहू की मदद के लिए हाँ की थी, पर बहू तो मेरी मदद के लिए रसोई में झांकने तक नहीं आई। मुझे क्या मालूम था कि वह सारा काम मुझ पर ही छोड़ देगी। सही कहते हैं रवि के पापा जी कि मैं हाँ बोलने से पहले सोचती भी नहीं हूँ, मुझे ना कहना ही नहीं आता। शाम होते होते मीरा जी ने सारा खाना टेबल पर लगा दिया। सब काम करके अपने कमरे में आराम करने चली गई। पूरे दिन काम करके थक भी गई थी। धीरे धीरे सभी मेहमान आने लगे, सब खाना खाने लगे। अचानक से टेबल पर पानी खत्म हो गया। रीमा मीरा जी के कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी, क्या आपके घर में यही रिवाज है कि मेहमान आए तो खाना सामने रख दो और जा कर के सो जाओ? वहाँ सबको पानी की जरूरत है और आप यहाँ लेटी हुई हैं। 2 बोतल पानी लाकर रख दीजिए। मीरा जी कुछ कहे उससे पहले ही रीमा चली गई। मीरा जी चुपचाप पानी का बोतल लाकर टेबल पर रख देती है। तभी रीमा की एक सहेली बोली, ए बुढ़िया, जमीन पर पानी गिर गया है, उसे साफ करती ना। मीरा जी ने बहू की तरफ देखा तो रीमा बोली, मुँह क्या देख रही हो, साफ कर दीजिए। इस पार्टी में मीरा जी को जोकर बनाया गया, नचाया गया, तमाशा करवाया गया, उनसे दिन भर काम करवाया गया। सब मेहमान चले गए, लेकिन जब खाना खाने की बारी आई तो उनकी भूख मिट चुकी थी। तब रीमा आई और बोली, मम्मी जी, मेरी सहेलियों की बातों का बुरा मत मानिए, वो तो ऐसे ही मजाक कर रही थी।
चलिए आप खाना खा लीजिए, फिर सब समेटने में मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। मीरा जी बोली, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल सुबह मिलकर सब साफ कर दूंगी। बहू बोली, मम्मी जी कल मंडे है, आप तो आराम से घर में रहेंगी, मुझे तो ऑफिस जाना है। चलिए कुछ खा लीजिए, फिर सारा काम खत्म कर दीजिए। इतना कहकर वो कपड़े बदलने चली गई। देर रात तक काम खत्म हुआ, फिर सब अपने कमरे में सोने चले गए। रवि बोला, माँ थक गई होगी, अगर यही हालत रही तो कहीं उनकी तबीयत खराब न हो जाए, फिर जो सोच करके उन्हें यहाँ बुलाया है वह नहीं हो पाएगा और तुम्हारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। रीमा बातों को बनाते हुए बोली, आप चिंता मत करें, मैं माँ को मना लूंगी। सुबह जब मीरा जी जागी तो देखा पैरों के पास रीमा बैठी हुई है और उनके पैरों को धीरे धीरे से दबा रही है। मीरा जी हैरानी से उठकर बैठ गई और बोली, यह क्या कर रही हो बहू? मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, कल आप पर बहुत सारा काम पड़ गया था, आप थक गई होंगी इसलिए आपके पैरों को दबा रही हूँ। क्या करूँ मम्मी जी, मेरा ऑफिस होता है इसलिए इतना काम नहीं कर पाती हूँ। थोड़े से मगरमच्छ के आंसू दिखाकर उसने भोली भाली मीरा जी को पटा लिया। मम्मी जी कल रवि ने मुझे बहुत डांटा कि तुम मेरी माँ से इतना काम करवाती हो, मैं उन्हें आराम करने के लिए यहाँ लाया था। मम्मी जी मैं आज काम पर नहीं जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़े से पैसे कटेंगे। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। बच्चों के लिए काम करने में मन को तकलीफ नहीं होती, बस बच्चे प्यार से बात करें, थोड़ी सी इज्जत दे और क्या चाहिए। उस दिन तो मीरा जी बहू से इतना खुश हुई कि कल के दर्द को भी भूल गई। एक दिन रवि मुंह लटकाकर अपनी माँ से कहता है, माँ कब तक हम किराए के घर में बने रहेंगे, अब तो हमें अपना घर ले लेना चाहिए। किराए के घर में बहुत पैसा खर्च होता है, इसकी जगह अगर हम अपना घर ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके EMI देते रहेंगे तो कम से कम खुद का घर तो हो जाएगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रीमा के पसंद का घर ले सकूं। उसे 3 BHK का अच्छी सी सोसाइटी में एक फ्लैट पसंद है, हम दोनों लोन ले लेंगे तब भी नहीं ले पाएंगे। माँ आप एक काम करो, पिताजी से उनकी रिटायरमेंट पर फंड के जो पैसे आने वाले हैं वह आप मुझे दिला दो, उन पैसों से मैं घर खरीद लूंगा। मीरा जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा जी ने यूपी में इतना बड़ा घर बनवाया है, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, बाद में आकर के उधर ही रहना है, क्या कमी है यूपी में? रवि कहता है, माँ बेंगलोर इतना बड़ा शहर है, अगर इधर अपना घर हो जाएगा तो आप लोग भी बाद में हमारे साथ आकर ही रहना, क्योंकि इधर सारी सुख सुविधाएं हैं, बार बार आपको चेकअप के लिए भागना नहीं पड़ेगा, यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोगों को भी आराम हो जाएगा। लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो दुखी मन से रवि बोला, लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। मीरा जी बेटे के मुंह में आ गई और पति से बोली कि रवि की थोड़ी मदद कर दीजिए, वो यहाँ बेंगलोर में एक घर लेना चाहता है, यह भी हमारे लिए सोच रहा है। श्याम जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि उसकी पढ़ाई और बेटी की शादी में पहले ही बहुत लोन ले चुका है और हमारे बुढ़ापे का सहारा यह फंड का पैसा है। मीरा जी जिद करती है तो श्याम जी कहते हैं, तुम कह रही हो तो मैं दे देता हूँ। श्याम जी ने 40 लाख का इंतजाम कर दिया और बाकी का रकम भी गांव की जमीन बेचकर बेटे को दे दी। बेटे ने मीरा जी से कहा था कि वह घर मीरा जी के नाम पर लिया जा रहा है और एक दिन उन्हें तैयार करके रजिस्ट्री के लिए कोर्ट में लाया गया। वहां मीरा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि रजिस्ट्री के पेपर में बहू बेटे का फोटो क्यों है। उस पेपर में बहू बेटे का फोटो और नाम देखकर मीरा जी का माथा एक बार ठनका, पर बेटे पर अविश्वास करना यह भी तो अच्छा नहीं है। 1 महीने बाद जब बहू बेटा माँ को लेकर फ्लैट पर पहुँचे तो मीरा जी देखकर हैरान थी कि बेटे ने कहा था 3 रूम का घर लेना है, पर यह क्या, यह तो नया घर नहीं बल्कि पुराना घर है। मीरा जी कहती है, बेटा तुम तो कह रहे थे नया घर खरीद रहे हैं, पर तुमने यह पुराना सा घर खरीद लिया है। बेटा बात बनाते हुए कहता है, हाँ माँ घर जरूर पुराना है पर इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, हम इसको रिनोवेट कर लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक काम करो, यह नीचे एक कमरा है, इसमें आप रह लो, हम दोनों ऊपर के कमरे में रहेंगे। दरअसल बेटे बहू की यह एक चाल थी,
उन्होंने अपना फ्लैट तो एक अच्छी सोसाइटी में खरीदा था, पर जहाँ पर वह अपनी बूढ़ी माँ को लेकर आए थे वह घर उन्होंने 15 दिनों के लिए किराए पे लिया था। नीचे का टूटा फूटा कमरा अपनी माँ को दे दिया और ऊपर के अच्छे कमरे खुद के लिए रख लिए। 15 दिनों तक तो बहू बेटे अपनी माँ को साथ दिखाने के लिए रहे, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला वह उस घर से निकलकर अपने नए फ्लैट में पहुंच गए और अपनी बूढ़ी माँ को इस किराए के टूटे फूटे घर में छोड़कर चले गए। जब सब्जी लेकर के मीरा जी वापस आई तो घर में सब जगह ताला लगा हुआ था। वो अपने बेटे बहू को बहुत ढूंढती है, लेकिन बेटा बहू नहीं मिलते हैं। हाथ में पैसे नहीं थे, गांव भी वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए उस कमरे में कुछ दिन तक बनी रही। थोड़ा बहुत लोगों के घरों में काम कर देती थी या फिर कभी कोई दया दिखाकर उन्हें खाने के लिए दे जाता था, जिससे वो अपना पेट भर लेती थी। 1 महीना भी नहीं बीतता है कि मीरा जी की तबीयत खराब हो जाती है। ठीक से खाना ना खाने की वजह से उनके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई और अब घुटनों में भी बहुत तेज दर्द होने लगा था। एक दिन वह अचानक से चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। आसपास के लोग दया दिखाते हुए उन्हें पास के ही वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। कुछ दिन उधर रहने के बाद उनकी तबीयत ठीक होने लगती है। आज मीरा जी वृद्धाश्रम में ही थी और उन्हें उनके पति अचानक वहां मिल गए। ये सारी बातें मीरा जी ने अपने पति को बताई। श्याम जी बोले, ये रवि ने अच्छा नहीं किया, हमारे साथ धोखा किया है, हम कभी माफ नहीं करेंगे। दुखी मन से वो अपने पत्नी को गांव वापस लेकर आ जाते हैं। अपनी पत्नी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। कुछ ही दिनों में मीरा जी की तबीयत ठीक हो जाती है। दोनों हंसी खुशी से अपने बुढ़ापे की जिंदगी फिर से गुजारने लगते हैं, क्योंकि अभी भी श्याम जी के पास पेंशन का पैसा आता है। इस पेंशन से अपने बुढ़ापे का गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उधर झूठ और फरेब की वजह से रवि पर मुसीबत आन पड़ी। उसने जिस फ्लैट को लिया था उस फ्लैट को बिल्डर ने अवैध जमीन पर बनाया था, जिसको सरकार ने गिराने का फरमान सुना दिया। घर पर ठीक से काम न कर पाने की वजह से ही रवि की नौकरी भी चली गई। रीमा प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब तो उनके ऊपर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। घर में खर्च के लिए पैसे नहीं, ऊपर से बैंक का इतना सारा लोन ले रखा है। उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे मुसीबत एक साथ बदला लेने आई हो। जब उन्हें कोई चारा नहीं दिखाई देता है तो हड़बड़ा कर वे गांव में अपने पापा जी को फोन लगाते हैं। इतने दिनों बाद बेटे का फोन देखकर माँ फोन उठा लेती है। रवि माँ की आवाज सुनकर चौंक जाता है, फिर रोते हुए कहता है, माँ मुझे बचा लो, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरी नौकरी चली गई है, हम दोनों अब नौकरी नहीं करते हैं, हमारे ऊपर बैंक का बहुत सारा लोन है। अगर हमने उसको चुकता नहीं किया तो पुलिस हमें जेल में डाल देगी। बेटे की बात सुनकर के माँ कहती है, बेटा तुमने अपनी माँ के साथ धोखा किया तो कुदरत का इंसाफ तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। तुमने जो किया है उसी को भुगत रहे हो। तुमने अपनी माँ के साथ धोखा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। मीरा जी को फोन पर बात करते हुए श्याम जी सुनते हैं कि बेटे का फोन है, तो फोन को हाथ में लेकर बेटे को फटकारते हुए कहते हैं, खबरदार, आज के बाद तुमने कभी इधर फोन किया, मेरा कोई बेटा नहीं है और हमसे एक फूटी कौड़ी की भी उम्मीद मत रखना। अब हम तुम्हें अपना एक पैसा भी नहीं देंगे। तुमने जो किया है उसके बाद तुमने हमारे पास फोन करने की हिम्मत भी कैसी की। इतना बोलकर श्याम जी फोन काट देते हैं। फिर अपनी पत्नी से कहते हैं, क्यों बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमें अपने माता पिता के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। हम आज जो कुछ भी है उनकी वजह से है। अगर हम उन्हें ही धोखा देंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। फिर मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।